हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बच्चे, आज हम अपनी यूनिट को डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। यूनिट का हमारा नाम होगा बच्चे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी कोशिका संकेतन एवं कोशिका संचार के नाम से हम बात करेंगे, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बच्चे सेल के बीच में कम्युनिकेशन यानी कुछ सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। उन्हीं सिग्नल के आदान प्रदान से हमारी बॉडी की जो तमाम प्रोसेस हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं बच्चे, वो सारी ऑपरेट होती हैं। और उसी सिग्नल के बेस पे जो कोशिकाओं के बीच में सिग्नल्स का फ्लो होता है, कुछ केमिकल्स का आदान प्रदान होता है, प्रोसेस कंट्रोल होती हैं। तो हमारे एग्जाम के अंदर बच्चे वहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आज उसके ऊपर हम देखेंगे। और बहुत शानदार से जो क्वेश्चन पिछले बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस बच्चे हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। सारे के सारे एग्जाम का नाम भी लिखा होगा, जिस राज्य के अंदर ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, और वर्ष भी लिखा हुआ बच्चे। सो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ बच्चे, स्टडी ऑफ एजिंग इज नॉन एज, उम्र बढ़ने के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को आसान समझ के बच्चे ये मत सोचना कि सर इतने आसान आसान थोड़ी आते हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट हर प्रकार के क्वेश्चन हम भी डिस्कस करेंगे। ये 24 में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। बाकी टॉप लेवल तक जो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो सारी प्रकार के अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्र बढ़ने के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा, उम्र बढ़ने का अध्ययन का मतलब क्या है बच्चे? मैं पूरा आपको 5 से 6 लाइनों में एक्सप्लेनेशन आपके लिए बनाई है, ताकि इसके पीछे का कंसेप्ट आपको क्लियर हो, वो भी बताऊंगा। आंसर तो देखो बच्चे, बच्चा बच्चा जानता है कि सर उसको हम लोग जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या मतलब है उम्र बढ़ने का अध्ययन? ऐसी क्या चीज बच्चे हम लोग यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, समझिए आप। ये एक्सप्लेनेशन आप ही के लिए है। देखो, उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है बच्चे, और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। इसमें बुढ़ापे के दौरान जो बायोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल, या फिर बच्चे जो सोशियोलॉजिकल आपके पहलुओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के बायोलॉजिकल जो सेक्टर है उसमें क्या चेंज आएगा, व्यक्ति के साइकोलॉजिकल क्या चेंज आएंगे, व्यक्ति के अंदर सोशल रूप से क्या चेंज आएंगे, बच्चे सबका अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समय के साथ शरीर की जो शेल हैं और मनुष्य के जो अंग हैं, वो कैसे कमजोर होते हैं, और इस प्रक्रिया को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, ये आपका मुख्य रूप से बच्चे इसका अध्ययन होता है। याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन के बारे में एक एक लाइन मैंने लिख रखी है। आपकी इच्छा हो तो बाकी ऑप्शन के बारे में भी आप पढ़ सकते हो बच्चे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपोप्टोसिस इज फॉल्स। एपोप्टोसिस जहां भी शब्द आता है, आपके मन में एक विचार आना चाहिए क्या, कि सर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हमारी बॉडी पहले से प्री प्रोग्राम करके सोच समझ के कोशिका को मारती है, नष्ट करती है, एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो सर इसके बारे में कौन सी बात गलत है? पहली बात बोली कि भी सेल जो आपकी श्रिंक करती है, सिकुड़ती है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, सेल जो है सेल का कंटेंट लीक हो जाता है, या एपोप्टोटिक बॉडी जो होती हैं बच्चे वो बनने लग जाती हैं, जो कि आपकी क्या करती हैं, फैगोसाइटोस्ट होती हैं मैक्रोफेज के द्वारा, मतलब मैक्रोफेज सेल के द्वारा जो कि खा ली जाती हैं। 4 ऑप्शन है बच्चे, कौन सी बात गलत है समझिए जरा। देखिए, यहाँ पर एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग, मैंने भी कहा था, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। ये एक स्वच्छ और नियंत्रित प्रक्रिया होती है बच्चे। इसमें कोशिका सिकुड़ती है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वो आपका कंडेंस होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और अंततः जो कोशिका है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिनको हम लोग एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं बच्चे, जिन्हें फिर उसके बाद मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ये डी वाली बात भी सही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोशिका का कंटेंट बाहर लीक नहीं होता, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसीलिए गलत यहाँ पर कथन कौन सा होगा बच्चे? जो कि आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो आपसे गलत कथन, आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी, ये भी आपकी सी वाली होगी। ठीक है सर, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। क्या कह रहा है आपको? इनमें से कौन सा प्रोटीन डेथ रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, जो एपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज ए death receptor that trigger the that trigger the extrinsic pathway of
एपोप्टोसिस। क्या मतलब हुआ? आइए पूरा समझाता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्वेश्चन के अंदर इतना तो फील हुआ होगा, कोई ना कोई प्रोटीन है जो सेल की डेथ को ट्रिगर कर रहा है, डेथ को आपका शुरुआत करने के लिए बोल रहा है। कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन है, उसके विषय में पूछा। देखो भाई, अब आपको क्या समझना है, इस बात से क्या अनुमान लगाना है? लीजिए, एपोप्टोसिस का जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक जो मार्ग होता है एपोप्टोसिस का, कोशिका की सतह पर मौजूद डेथ रिसेप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो भाई, एपोप्टोसिस के लिए एक इंटरनल पाथवे होता है, एक एक्सटर्नल पाथवे होता है। एक्सटर्नल पाथवे के अंदर जो कोशिका के सेल के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, तो वो डेथ का सिग्नल रिसीव करते हैं। इसका मतलब है कि कोशिका को डेथ होने के लिए, मरने के लिए, नष्ट होने के लिए ट्रिगर करना, शुरुआत करवाना, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है उनका। किसका? जो सरफेस पे मौजूद डेथ रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, नाम क्या है? FAS, जिसको हम CD95 भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रमुख रिसेप्टर है बच्चे, जब FAS लिगेंड इस FAS रिसेप्टर से जुड़ता है। देखो भाई, ये सेल है, इस सेल के ऊपर मान लो ये FAS रिसेप्टर है, तो बाहर से आकर के FAS लिगेंड जब इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ते ही साथ क्या होगा, तो ये कोशिका के भीतर एक सिग्नलिंग चेन शुरू करता है। ये सेल के अंदर एक सिग्नलिंग चेन शुरू करता है, अंदर सिग्नल भेजना शुरू कर देगा। जब यहाँ से एक लिगेंड आकर के बच्चे इसके साथ में जुड़ेगा, जो कि अंततः हमारी कोशिका की मृत्यु का कारण बनता है। और यही सिग्नल है ना, सेल को बोलता है मर जा अब, तो तेरा काम हमारी बॉडी में नहीं बचा। ध्यान रखना, FADD एक एडेप्टर प्रोटीन है जो रिसेप्टर के भीतर होता है, और प्रोस्पेस 9 हमारा इंट्रिंसिक मार्ग से संबंधित है। क्योंकि प्रश्न में हमसे केवल डेथ रिसेप्टर के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए FAS वह प्रोटीन है जो बाहरी संकेतों ग्रहण करता है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन के बारे में एक-एक लाइन लिख दी कि भाई FADD क्या है, FAS क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ हमारा जो आंसर है ना बच्चे, जिसका नाम इसने पूछा था कि डेथ रिसेप्टर, तो वो तो ये होता है भाई, डेथ रिसेप्टर। बाकी FADD उसके अंदर प्रोटीन होता है। FAS लिगेंड क्या होता है? इस डेथ रिसेप्टर के साथ आकर के ये जुड़ता है, तभी ये अपना काम करता है, कोशिका को मृत्यु की तरफ लेकर के जाता है। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जीन्स दैट एनकोड प्रोटीन दैट प्रोमोट द लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल एंड द कन्वर्जन ऑफ सेल टू ए मेलिग्नेंट स्टेट। क्या मतलब हुआ? ऐसे जीन जो ऐसे प्रोटीन को बनने को एनकोड करते हैं, जो कि ग्रोथ कंट्रोल के नुकसान और सेल को मैलिग्नेंट स्टेट में बदलने को बढ़ावा देते हैं। मतलब कोई जीन ऐसे हैं बच्चे, जो जीन ऐसे प्रोटीन बनाते हैं कि जो ग्रोथ कंट्रोल को नुकसान पहुंचाएं और हमारी सेल को मैलिग्नेंट यानी खराब अवस्था में बदलने को बढ़ावा देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? ये आपसे नाम पूछा है। समझिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपने बहुत पढ़ा है इसके विषय में। उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन वे जीन होते हैं जो ऐसे प्रोटीनों को कोड करते हैं जो कोशिका के विकास के नियंत्रण को नष्ट करते हैं। भाई, आपने ऑन्कोजीन, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की स्टडी, कैंसर मतलब हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाओं के अंदर अनलिमिटेड डिवीजन बच्चे, हमारी सेल के अंदर अनलिमिटेड डिवीजन। तो ग्रोथ को, जो ग्रोथ होती है ना हमारी सेल की, वो कंट्रोल्ड होती है। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सर ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल ग्रोथ यानी सेल की संख्या जो बढ़ रही है वो कंट्रोल में थी ना, उस कंट्रोल को हटा देते हैं, फिर अनकंट्रोल हो जाती है। यही तो कैंसर की अवस्था होती है। तो आपसे यही पूछा, उन जीन्स को क्या बोलेंगे जो ऐसा करवाते हैं? उनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं बच्चे, है ना। तो ये सामान्य कोशिका को, मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसर वाली सेल में उसको बदल देते हैं बच्चे, जिससे वो सेल फिर आपका अनियंत्रित रूप से ग्रोथ करने लग जाती है और बॉडी के अंदर फिर वो हमारी डैमेज होना शुरू कर देती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ओके सर। इसके बाद में फिर आ जाओ 5वें पे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कंट्रोल्ड बाय ए सेट ऑफ। प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस इसका नाम था, तो वो आपका एक सेट के द्वारा कंट्रोल होती है। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? तो उसी को कहा जाता है सर हमारे द्वारा, समझिए जरा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस एक अत्यधिक बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिसे हम लोग डेथ जीन के एक सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है बच्चे। इन जीन्स में मुख्य रूप से क्या होते हैं? कैस्पेस और BCL2
फैमिली के सदस्य शामिल होते हैं। कुछ जीन इस प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और जबकि कुछ इसे रोकते हैं। तो बच्चे इनके बीच का संतुलन ही यह तय करता है कि कोशिका जीवित रहेगी या मर जाएगी। तो मतलब कहने का है बच्चे कि यहाँ पर आपका किसने कंट्रोल किया, यहाँ पर कौन से सेट ने कंट्रोल किया, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है आपका डेथ जीन्स। डेथ जीन्स बच्चे यही होते हैं जो आपके प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या करते हैं सर, कंट्रोल करते हैं। इसमें से कुछ जीन बोलते हैं कि सेल को डेथ करवाना, कुछ जीन बोलते हैं सेल को डेथ नहीं करवाना। जिन जीन्स की संख्या ज़्यादा होगी वही काम हो जाता है बच्चे। तो कुल मिलाकर के इनको हम लोग डेथ जीन्स के नाम से जानते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ये बच्चे आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना, जो बच्चे छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम जो अभी अक्टूबर में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे ये फाउंडेशन बैच है लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। अभी बैच आपको 1999 रुपये में मिल रहा है बच्चे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बैच के लिए जा सकते हैं बच्चे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन होगी बच्चे। डीपीपी और मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको इस बैच के अंदर। जो बच्चे चाहते हैं कि सर बुक से हम लोग प्रैक्टिस करें, सर कोई ऐसी बुक हो जिसके अंदर पिछले 5 से 10 साल के सारे वो एमसीक्यू हों जो कि सर हमारे सेट एग्जाम में, हमारे राज्य के एग्जाम में और आसपास के सभी राज्य के एग्जाम में आए हों, विद डिटेल्ड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो। तो बच्चे ये बुक है आप सभी के लिए। ये सेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बुक, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, एमसीक्यू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाना चाहता है सीजी सेट एग्जाम लाइफ साइंस के लिए, तो 5 मॉक टेस्ट बच्चे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो गए हैं। तो एप्लीकेशन पे बच्चे आप लोग जा करके इन मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हो। जो बच्चे बैच में हैं उनको ये मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। चलो भाई छठे क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं बच्चे। क्या कह रहा है आपको, रेट्रोवायरसेस आर कैपेबल ऑफ कोजिंग कैंसर बिकॉज दे। जो रेट्रोवायरस होते हैं ना बच्चे, वो कैंसर पैदा करने में सक्षम है। क्यों सक्षम है बच्चे, उनके अंदर ऐसा क्या होता है। 4 ऑप्शन है, आराम से पॉज करके आप लोग ऑप्शंस को पढ़ सकते हो। मुझे ऑप्शंस पे समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आंसर देता हूं सीधा इन 4 ऑप्शन में से जो भी रहेगा, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बनाई है। देखो भी रेट्रोवायरस कैसे कैंसर पैदा कर सकते हैं। रेट्रोवायरस कैंसर पैदा करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके जो जीनोम है ना, उनके जो जीन्स हैं, उसके अंदर सेलुलर प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ना बच्चे, उनकी कई कॉपियां हो सकती हैं। जब ये वायरस किसी सेल, किसी कोशिका को इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित करते हैं, तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो इन जीनों को भी मेजबान सेल के डीएनए में शामिल कर देते हैं। मतलब रेट्रोवायरस ने मेरे मेरे को संक्रमित किया तो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल मेरे अंदर छोड़ा ना, तो उसने ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ही मेरी बॉडी में छोड़ दिए बच्चे। जिससे क्या हो गया, ये वायरस जो है ना, ऑन्कोजीन्स के पास सामान्यतः नियंत्रण तंत्र नहीं होता, इसलिए ये कोशिका को अनियंत्रित रूप से विभाजित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स थे ना मेरी बॉडी में आने के बाद में, ये अनकंट्रोल तरीके से मेरी सेल को बोलेंगे कि तू डिवाइड कर अनकंट्रोल तरीके से, और मेरी सेल डिवाइड करना शुरू कर देगी बच्चे। तो उससे क्या होगा, कैंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो रेट्रोवायरस सक्षम होते हैं बच्चे इसका काम कराने में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कोजिंग वायरस कंटेन आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा कैंसर पैदा करने वाला वायरस के जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए रखता है। मतलब एक ऐसा वायरस के नाम बताओ जो कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चे, आरएनए होता है। तो यहाँ पर आपका साफ साफ दिख रहा है मुझे सी वाला जो आंसर है बच्चे। देखिए यहाँ पर भी सी ही लिखा हुआ है। HTLV1 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस होता है बच्चे। ये एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो फैमिली का वायरस है। ये मनुष्यों के अंदर रक्त कैंसर का कारण बनता है। रेट्रो वायरस होने के कारण इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो आरएनए होता है। और इसके विपरीत बाकी के जो वायरस हैं उनके बारे में एक एक बात मैंने और लिख रखी है। आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया सी वाला जो लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन है बच्चे, HIV इन्फेक्टेड टी सेल कैरीज द एंटीजन ऑन देयर सरफेस। HIV से प्रभावित जो टी सेल है वो अपने सरफेस पर कौन सा एंटीजन ले जाती हैं। तो देखिए बच्चे, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है मुख्य रूप से उन कोशिकाओं को संक्रमित करता है जिनकी सरफेस पर CD4 एंटीजन
या रिसेप्टर मौजूद होता है। CD4 को बच्चे आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो आपने यूनिट पढ़ी थी। इसमें हेल्पर टी सेल सबसे प्रमुख है। एचआईवी की सरफेस पर ये प्रोटीन मौजूद होता है GP120। इस CD4 रिसेप्टर को पहचानता है और उससे मजबूती से जुड़ जाता है। इसके जुड़ने के कारण ही वायरस जो है ना कोशिका के भीतर प्रवेश कर पाता है। तो CD8 रिसेप्टर साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाओं पर होता है। इसे एचआईवी सीधे संक्रमित नहीं कर सकता। ये बाकी ऑप्शन के बारे में है। तो हमारा काम एक ही ऑप्शन के बारे में पढ़ना था कि कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनको ज्यादा करता है, तो CD4 वाली सेल जो है ना बच्चे, उसको ज्यादा संक्रमित करता है, क्योंकि उसी से जाकर के उसका GP120 प्रोटीन जुड़ जाता है CD4 से। तो बच्चे फिर आपका ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब देखो भाई, इम्यूनिटी का पूरा कंसेप्ट मैंने कई घंटे आपको, आपका बैच जो चल रहा है संसार में एप्लीकेशन पे, उसमें समझाया था कि बच्चे वैक्सीनेशन जो है ना वो सॉरी, वैक्सीनेशन किस प्रकार की इम्यूनिटी हमारी बॉडी को देता है। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है, नेचुरल है। आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चे। मैं आता हूँ आंसर और एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो समझिए बच्चे क्या है। ये आपको आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड, एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल मतलब हमारी बॉडी ने खुद से नहीं बनाई। एक्वायर्ड मतलब बाहर से प्राप्त की गई है बच्चे। और एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है ये आपका। आर्टिफिशियल कहा जाता है क्योंकि एंटीजन को शरीर में कृत्रिम रूप से डाला जाता है, न कि हमारी बॉडी खुद से बनाती है। एक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीका जो है शरीर में जाने के बाद में व्यक्ति को अपनी जो इम्यूनिटी प्रणाली है उसको एक्टिव कर देता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। तो ये बात थी बच्चे, आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्या कह रहा है बच्चे आपको? आपका आपका हेप्टिना वायरस, जिसको आप लोग हेपेटाइटिस बी वायरस भी होगा जैसे, डिफर फ्रॉम अदर डीएनए वायरस एज देयर जीनोम रेप्लिकेशन इन्वॉल्व। इसने कहा भाई कि जो आपका हेप्टिना वायरस है, ये बाकी के वायरस से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका जो जीनोम का रेप्लिकेशन होता है उसमें एक नई चीज होती है। क्या होती है नई चीज? क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल सकते हो बच्चे आप, या नहीं बोल सकते? और इसे देखना पड़ेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही आंसर है। कैसे है वो समझिए अभी। भाई जो हेपेटिना वायरस है ना, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ये अन्य डीएनए वायरसों से ऐसे भिन्न होते हैं क्योंकि उनके जीनोम के रेप्लिकेशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम शामिल होता है। हालांकि ये एक डीएनए वायरस है, लेकिन ये अपनी जो कॉपी बनाता है ना, कॉपी बनाने के लिए पहले एक आरएनए इंटरमीडिएट बनाता है, जिसे बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वापस डीएनए में बदला जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर केवल रेट्रोवायरस में देखी जाती है, लेकिन एचबीवी इस मामले में एक अपवाद है। तो अधिकांश अन्य डीएनए वायरस सीधे डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। ये एक अलग सा एग्जाम्पल है आपका। तो इसका उपयोग हम लोग एचबीवी के उपचार और समझ में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बाकी के वायरस डीएनए से सीधा डीएनए बनाते हैं। ये क्या करता है, ये अपने रेप्लिकेशन में, मतलब ये डीएनए से डीएनए बनाता तो है, लेकिन डीएनए से पहले बीच में क्या करता है, एक इंटरमीडिएट आरएनए बनाता है, फिर उस आरएनए से वापस डीएनए बनाता है बच्चे। तो एक अलग स्टेज हो गई। तो मतलब यही तो पूछा था आपसे कि भाई ये आपके वायरस कैसे डिफरेंट है बाकी वालों से। तो ऐसे ही डिफरेंट है, ये बीच में एक आरएनए भी बनाते, बाकी नहीं बनाते। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये प्रोसेस होती है, ये एंजाइम होता है, इसकी सहायता से ऐसा होता है। 11 नंबर पे आ जाओ बच्चे। पेप्टाइड एंटीजन्स असेंबल विद क्लास 1 MHC एडिड बाय। ये कहना चाह रहा है कि पेप्टाइड एंटीजन क्लास 1 MHC इसके साथ इकट्ठा होते हैं, जिससे इनको क्या मदद मिलती है? पेप्टाइड एंटीजन जो हैं MHC1 के साथ में इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं, बाइंड करते हैं। तो जिसमें इनकी क्या मदद होती है आपसे पूछा है। तो भाई क्या चेप्रोन मॉलिक्यूल बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनता है, टी सेल रिसेप्टर बनते हैं, साइटोकिन्स बनते हैं। आइए समझते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा। ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नई बात हो। देखो भाई, हमारी सेल है ना, उस सेल के भीतर पेप्टाइड एंटीजन का MHC1 मॉलिक्यूल के साथ में संयोजन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें जो आपके चेप्रोन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहां पर क्या था,
यहाँ पर था कि पेप्टाइड एंटीजन MHC1 के साथ में इकट्ठा होते हैं, जिसमें इनकी मदद होती है। किसकी मदद होती है? कौन से मॉलिक्यूल सहायता करता है इसमें? तो उसमें मॉलिक्यूल सहायता करता है चेप्रोन मॉलिक्यूल। यही अपना पहली लाइन के अंदर ये आंसर आ गया कि इस मॉलिक्यूल की सहायता से ये आपका जुड़ाव होता है। बच्चे ध्यान रखना बस। बाकी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और दो चार 3-4 लाइनें आप सभी के सामने हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। 12वां क्वेश्चन है बच्चे, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी माइस डू नॉट हैव। गंभीर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी चूहों में ये नहीं होता। SCID, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है आपको। SCID जो कंडीशन है, इसमें क्या नहीं होता? इस कंडीशन में इनमें से क्या चीज नहीं होता? कौन सी प्रकार के सेल नहीं होती? अब समझो थोड़ा इस बीमारी के बारे में। SCID एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है और SCID जो है चूहों में मुख्य रूप से B और T सेल जो होती है ना, लिम्फोसाइट, उनका पूर्णतः अभाव होता है। तो आपसे यही पूछा था क्या नहीं होता? साफ साफ पता लग गया सर हमें, ये बी और टी सेल नहीं होती इस बीमारी के अंदर। बाकी बीमारी को और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो ये आप आराम से देख सकते हो। 4-5 लाइनें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ही के लिए लिखी गई हैं, ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चे। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज एक्टिव फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोलाइसिस मैकेनिज्म। देखो भाई, आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो 3-4 अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। वो 3-4 अलग अलग कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के लिए लिख दिया। यहां बोला कि एंटीबॉडी के ऊपर निर्भर, एंटीबॉडी की सहायता से बोल दो या एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंडेंट बोल दो। क्या होता है एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंडेंट? सेल के माध्यम से, सेल के माध्यम से एक हमारा साइटोलिसिस, साइटो मतलब सेल, लिसिस मतलब तोड़ने का जो सिस्टम होता है, उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन का कौन सा ग्रुप एक्टिव होता है? भाई ये जो नाम लिख रखा है, एक टाइप की इम्यूनिटी लिख रखी है। आपने पढ़ा है 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मेडिएटेड होती है, एक ह्यूमरल होती है। इसने कहा कि एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंडेंट जो इम्यूनिटी होती है ना, जो सेल मेडिएटेड होती है, तो वो इम्यूनिटी जब सेल को तोड़ती है, जो बीमारी फैलाने वाली सेल को तोड़ती है, तो उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का कंट्रीब्यूशन होता है, किसका योगदान होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोलिसिस जो प्रोसेस है, इसके लिए IgG ग्रुप जो होता है ना, ये आपका अधिक एक्टिव होता है, ये उसमें सहायता करता है। पूरा मैकेनिज्म मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार वही चीज दोहरानी चाहिए। ये आपको मैं पढ़ा चुका बैच में सारी चीजें। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक इंटरसेलुलर बैक्टीरिया है। यह इन्फेक्ट करना पसंद करता है किसको? भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा बच्चे, टीबी बीमारी जो फैलाता है। ये आपका एक इंटरसेलुलर बैक्टीरिया है। तो किस चीज को प्रभावित करना ये पसंद करता है? मैक्रोफेज, बी सेल, टी सेल या न्यूट्रोफिल्स? ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर आएगा ए वाला ऑप्शन। जो आपका टीबी या तपेदी का कारण होता है, ये आपका बहुत ही चालाक बैक्टीरिया है, जो मुख्य रूप से मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो होते हैं ना, उनको संक्रमित करने की कोशिश करता है बच्चे। तो ध्यान रखना, और बाकी पूरा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ऑन द HIV वायरस फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ द वायरस टू द CD4 रिसेप्टर? इसने कहा कि HIV वायरस के ऊपर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो उसको CD4 जो हमारी बॉडी की सेल होती है ना, उसके साथ जुड़ने में सहायता करता है। अगर तुम्हारा ध्यान कंसंट्रेशन है इस क्लास में, तो ये भी मेरी एक एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर आ जा चुका है बच्चे। तो याद करो, सबसे पहले वाला ऑप्शन ही आंसर होगा, GP120। याद करो बच्चे, ये आपका पीछे का एक्सप्लेनेशन वाले में मैंने बताया था आपको, GP120 वही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन दोबारा से लिखी हुई है। ये भी देखो, हमने अलग से बैच में पढ़ा था, टोल लाइक रिसेप्टर्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ। ये टोल लाइक जो रिसेप्टर होते हैं बच्चे, ये किसके जरूरी हिस्से होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो भाई आपने पढ़ा था, ये टोल लाइक रिसेप्टर्स आपके किसके होते हैं? ये हमारी जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना बच्चे, उसके घटक होते हैं। इनेट इम्यूनिटी मतलब जन्म से जो इम्यूनिटी मिलती है ना बच्चे, उसका एक हिस्सा होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर। तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो कहाँ पे है, ये डी में लिखा हुआ है, तो डी वाला आंसर आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स आर सेड टू बी डायग्नोज्ड फॉर एड्स व्हेन। जो आपका एचआईवी से इन्फेक्टेड लोग हैं ना बच्चे, उनमें एड्स का पता तब चलता है, कब चलता है, जब इन चार में से कौन सी सिचुएशन हो जाती है, मतलब संख्या कितनी ज्यादा हो जाती है इन्फेक्टेड सेल की। तो समझो भाई, इसको समझना भी जरूरी है, आपने ये आपको पता होना चाहिए। किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को हम ऑफिशियल तौर पे एड्स से पीड़ित तब मानते हैं जब CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 सेल पर mm³ से कम हो जाती है। यही आपसे पूछा है, 200 से कम अगर हो जाए तब हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को एड्स हो गया है। तब इसके अलावा तो हम कहते हैं एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, ठीक हो सकता है। लेकिन ये जब एड्स हो जाए तब उसका कोई इलाज नहीं है, और कई बार तो ये 10-10 साल ले लेता है ऐसा होने में। यानी 10 साल से आपको चल रहा है एचआईवी का इन्फेक्शन, आपको पता अब लग रहा है कि आपको अब एड्स हो रही है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चे। ठीक है सर, 18 नंबर पे आ जाओ। इनमें से कौन सा खास तौर पर सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन पर लागू होता है बच्चे? सेकेंडरी लिम्फो जो लिम्फ ऑर्गन या लिम्फ ऑर्गन होते हैं, लिम्फोसाइट ऑर्गन होते हैं बच्चे, उनमें से कौन सी बात लागू होती है कि इनके ऊपर बी और टी सेल के प्रीकर्सर होते हैं, है ना, या लिम्फोसाइट का सर्कुलेशन होता है कौन सी बात होती है? तो समझो मेरे भाई, सेकेंडरी लिम्फोसाइट अंग कौन से होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, तो इनकी एक अनूठी विशेषता होती है कि वहां पर टर्मिनल डिफरेंशियल है। टर्मिनल डिफरेंशियल का मतलब प्राइमरी लिम्फाइड जो ऑर्गन होते हैं ना, जैसे आपका बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, उसमें लिम्फोसाइट का जन्म और मैच्योरिटी होती है। लेकिन जो नई नई सेल बनी है, जब ये कोशिकाएं सेकेंडरी अंगों में पहुंचती हैं तो वहां किसी एंटीजन का सामना करती हैं, तो वे एक्टिव होकर के अपने अंतिम फंक्शनल रूप में आती हैं बच्चे। वो ये अंतिम बदलाव ही उन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है, जो कि विशेष रूप से सेकेंडरी अंगों में ही पाया जाता है। तो मतलब ये है कि टर्मिनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन में तो जन्म हुआ, लेकिन सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स के अंदर उनका सामना हुआ किसी न किसी बीमारी फैलाने वाले एजेंट से, तब जाकर के वो मैच्योर हुई। तो यही घटना होती है बच्चे, ये सी आंसर आपका आ जाएगा, टर्मिनल डिफरेंशिएशन। तो खास बात क्या है, टर्मिनल डिफरेंशिएशन इनका। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे? अमीनोप्टेरिन इज यूज ड्यूरिंग हाइब्रिडोमा सेल सिलेक्शन बिकॉज। अमीनोप्टेरिन का इस्तेमाल हाइब्रिडोमा सेल चुनने के दौरान किया जाता है, क्यों भाई, क्यों किया जाता है? क्योंकि अब आ जाओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या खास बात है यहाँ पे समझो, और ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। हाइब्रिडोमा वगैरह सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक में अमीनोप्टेरिन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह डीएनए के निर्माण के डी नोवो मार्ग को ब्लॉक कर देता है। हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को एक विशेष मीडियम में रखा जाता है। इस मीडियम में अमीनोप्टेरिन मुख्य मार्ग को बंद कर देता है, जिससे जो कोशिकाएं हैं केवल सोल्वेज पाथवे का उपयोग करके जीवित रह सकती हैं। क्योंकि केवल हाइब्रिडोमा कोशिकाएं ही बी कोशिकाओं से मिले एंजाइम की मदद से साल्वेज मार्ग का उपयोग कर पाती हैं, इसलिए वे जीवित बचती हैं, जबकि फ्यूज नहीं हुई माइलोमा कोशिकाएं मर जाती हैं। ये तकनीक केवल उन कोशिकाओं को चुनने में मदद करती है जो भविष्य में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगी। तो यही बच्चे इसका एग्जैक्ट रीजन है जो का आपका लिखा हुआ है कि भाई आपसे पूछा था इस्तेमाल करते हैं दौरान किया जाता, क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस के दौरान इस पाथवे को बंद कर देती हैं। एक पाथवे बंद हो गया तो सिर्फ दूसरा पाथवे ऑन होगा, और जो सेल दूसरे पाथवे से आगे बढ़ेंगी, इसका मतलब भविष्य में वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हमारी सहायता करेंगी। तो यही इसका सही रीजन होगा बच्चे। अब ये हाइब्रिडोमा आने पे ये जो सारे कंसेप्ट है ना बच्चे, जिसने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको याद आ रहा होगा, और ये कोई 5-5 मिनट 2-2 मिनट के कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई, घंटों घंटों के कंसेप्ट है जो हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप या सब क्लास, भाई जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट करेक्टरिस्टिकली शो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एंड ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज। इसने पूछा कि भाई वो इम्यूनोग्लोबिन आइसोटाइप बताओ, इम्यूनोग्लोबुलिन की वो सब क्लास बताओ जो विशेष रूप से कॉम्प्लीमेंट कैस्केड और ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी दिखाता है, उसका नाम केवल बताना है। थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर आंसर तो IgG ही वाला ही होगा।
IgG1 इम्यूनोग्लोबुलिन का वह आपकी सब टाइप है जो विशिष्ट रूप से कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिव करने और ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी हमारी जो प्लेसेंटा है उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट, ये दोनों में हाई एफिशिएंसी रखता है। IgG1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के C1q जो फैक्टर है ना, उससे जुड़ के उसे बहुत प्रभावी ढंग से एक्टिव कर देता है, जो कि बाद में फिर रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। तो बच्चे, ये आपका सही आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने लिखी हुई है। बस थोड़ा बहुत आपने IgG वगैरह हमारे बॉडी के कौन सी इम्यूनिटी के हिस्से होते थे, कैसे एक्टिव होते थे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता था, अगर इस प्रकार की बातें आपको पता है तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणु एक्सोटोक्सिन की विशेषता नहीं है? एक बैक्टीरिया के बारे में बोला है आपको, बैक्टीरियल एक्सोटोक्सिन के बारे में बोला है कि बैक्टीरिया का जो एक्सोटोक्सिन होता है उसकी कौन सी खास बात नहीं है बच्चे, वो बतानी है आपको। देखिए, एक्सोटोक्सिन जो है ना बच्चे, उसके बारे में सी वाला विकल्प गलत दे रखा हमें। वास्तव में एक्सोटोक्सिन से टॉक्सोइड बनाए जा सकते हैं और इनका उपयोग एक प्रभावी वैक्सीन के रूप में किया जा सकता है, जैसे टेटनस और डिप्थीरिया के टीके। टॉक्सोइड वह रूप है जिसमें जहर की विषाक्तता को रसायनों या हीट के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो एंटीजन वाली प्रॉपर्टी है ना, वो बनी रहती है। इसलिए हमारा सही आंसर बच्चे यही होगा। समझ में आ गई बात? ओके सर, यही बात गलत है जो आपको सी ऑप्शन में लिख रखी थी, उसका सही भी हमने बता दिया। 22वां क्वेश्चन है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है बच्चे, उसके दौरान जो हमारी मास्ट सेल का पूरा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था। जो मास्ट सेल हैं बच्चे, उससे निकलने वाले केमिकल्स में कौन कौन सा शामिल है? क्या हिस्टामाइन निकलता है, इंटरफेरॉन या प्रोस्टेग्लैंडिस या ल्यूकोट्रिन्स निकलते हैं? तो बच्चे यहाँ पर सही पूछा है क्या? सिवाय पूछा है कि कौन सा नहीं निकलता है। तो मेरे भाई जो बी वाले में लिख रखा है ना आपका, इंटरफेरॉन्स, ये तो वायरस को मारने वाले केमिकल होते हैं, बाकी उस कंडीशन में तीनों निकलते हैं। और ये तो मैंने आपको है ना कम्युनिकेशन वाले में हाईलाइट करके पढ़ाया था इनके नाम। तो बी वाला हो जाएगा, ये नहीं निकलते हैं। अब ये मास्ट सेल क्या है? एलर्जिक रिएक्शन होती है तो मास्ट सेल कैसे सहायता करती हैं? रिएक्शन सेंटर क्या होता है? बेटा अब ये चीज़ तो देखो, आपको कंसेप्ट उसे ही सीखनी पड़े। 23वें पे आ जाओ। टॉक्सिन यानी विषैला पदार्थ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक बैक्टीरियम exerts its cytotoxic effect by selectively inhibiting the protein synthesis in mammalian cell। मैमल्स यानी स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण को रोककर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, जहरीला प्रभाव दिखाने वाला कौन सा ऐसा टॉक्सिन है बच्चे, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? मतलब इनमें से किस बैक्टीरिया से बनने वाला टॉक्सिन मैमल्स की कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर अपना विषैला असर डाल के दिखाता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है, कौन बैक्टीरिया है जो आपके प्रोटीन निर्माण को रोकता है? तो भाई सीधा सा नाम रट्टा मारो, सी वाला ऑप्शन है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यही आपका सही आंसर है। 24 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जो है प्रियोन के लिए सही है? प्रियोन पढ़ा है ना, प्रियोन आपके प्रियोन, देखो प्रियोन का एक नाम सुना होगा, और एक बच्चे आपने विरियोन नाम सुना होगा, वायरस नाम सुना होगा, वायरॉइड नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपसे पूछा क्या कि कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चे आप लोग प्रियोन के बारे में जो 4 कथन दे रखे हैं इनको पढ़ सकते हो। मैं आता हूँ आंसर के ऊपर। देखो भाई, प्रियोन के बारे में जो विकल्प डी आपने पढ़ा होगा वो गलत है। प्रियोन जो है ना वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन, जो प्रोटीज एंजाइम के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, न कि संवेदनशील। ऑप्शन डी में क्या लिख रखा है कि भाई ये जो प्रियोन होते हैं वो प्रोटीज एंजाइम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये तो संवेदनशील नहीं, प्रतिरोधी होते हैं। यही कारण है कि शरीर के भीतर नष्ट नहीं होते और हमारे ब्रेन के अंदर जमा होकर गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। 25वां क्वेश्चन है बच्चे, द डॉट्स इज द WHO रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग। डॉट्स टेलीविजन में ऐड आता था, बच्चा बच्चा जानता होगा, किसकी बीमारी है? टीबी के लिए होता था डॉट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा, एक टैग नेम भी आता था। तो बच्चे टीबी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए होती है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है बच्चे। ये WHO के द्वारा सुझाया गया था और किसके लिए था?
तपेदिक या टीबी के लिए था। लगभग 6 महीने इसके अंदर बच्चे एक कोर्स करना पड़ता था मेडिसिन खाने का, जिससे टीबी आपका जड़ से खत्म हो जाती थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि आपने मान लो 3 महीने कोर्स खा लिया, आपने एक भी दिन दवाई मिस कर दी ना, तो दोबारा 6 महीने खानी पड़ेंगे आपको। इसकी दिक्कत ये थी बस, ठीक है? तो ये थे बच्चे क्वेश्चन हमारे इस यूनिट के, इस टॉपिक के। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं बच्चे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।